हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट ली जा रही है, प्रैक्टिस सेट नंबर 36। इसके पहले कि आपको 35 प्रैक्टिस सेट साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किए गए हैं। सारी प्रैक्टिस सेट को जाकर के देखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो 35 प्रैक्टिस सेट अगर आप अच्छे से एकदम लगा लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन के लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए अब आप हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियो की पीडीएफ आपको डेली वहीं पे मिलेगी। ओके, यहाँ पे डेली आपको क्विज भी मिल रहा है, साथ ही साथ ऑडियो में आपका रिवीजन भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, गैसों के विस्तरण का सिद्धांत किसने दिया? तो गैसों के विस्तरण का सिद्धांत दिया है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ग्राहम ने दिया है। ठीक है, तो गैसों के विस्तरण का सिद्धांत दिया है ग्राहम ने। आइए देखिए गैसों के विस्तरण का नियम क्या होता है। तो ग्राहम का विस्तरण नियम गैस के विस्तरण की दर से संबंधित एक नियम होता है, जिसे किसने दिया है? तो स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री थॉमस ग्राहम ने दिया है। अब इनके प्रयोगों के आधार पर क्या पाया गया कि जो गैस के विस्तरण की दर होती है वो उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? जो इसका इक्वेशन देखिए आप लोग, तो जैसे मान लीजिए VA है, तो VA गैस की जो स्पीड होगी वो उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और किसके? तो उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो V अपॉन VB करेंगे तो देखिए ऊपर है MB, नीचे है MM, यानी कि अगर VA है तो ऊपर रहेगा MB, VB है तो नीचे रहेगा MM। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, NH2CONH2। ठीक है, क्या होता है? NH2CONH2 होता है। इसको आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, CONH2 का होल ट्वाइस। ओके, CONH2 का होल ट्वाइस, ऐसे भी कहीं कहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यूरिया ऑल्सो नोन एज कार्बामाइड। जहाँ पे आपसे कार्बामाइड का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो कार्बामाइड का फॉर्मूला भी वही होगा जो यूरिया का होता है, यानी कि NH2CONH2। ओके, क्लियर हो गया। देखिए जो अभी हमने आपको बताया कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CONH2 का होल ट्वाइस। दिस एमाइड हैज 2 NH2 ग्रुप ज्वाइंट बाय अ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसके साथ C के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ये चीज़ भी याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो NH2 किसके साथ जुड़ा होता है? 2 ग्रुप ऑफ NH2 यूरिया में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टीबिया अस्थि कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि टीबिया अस्थि कहाँ पे होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टीबिया अस्थि जो होती है वो पैरों में पाई जाती है। जिस प्रकार हाथों में क्या होती है? रेडियस और अल्ना होती है, उसी प्रकार पैरों में क्या होती है? तो फीबुला और टीबिया होती है। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रबर आसानी से घुल जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि रबर आसानी से किसमें घुल जाती है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रबर जो होती है वो बेंजीन में घुल जाती है। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ये होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कितने हैं? तो हेक्सागोनल इसको बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक सूत्रों के द्वारा तत्वों और यौगिकों के अणुओं को दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Na से लिख सकते हैं, निरूपित करते हैं, तो इस तरह से इसको दर्शाया जा सकता है। उसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम को हमने लिख लिया Ca से। क्लोरीन है तो उसको लिख लिया Cl से। ठीक है ना? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य पालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में जो मत्स्य पालन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि पिसीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैंडेला होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार की राशि है? तो ये मूल भौतिक राशि होती है। क्या है? तो मूल भौतिक राशि है। आइए इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पूरा। कितनी टाइप की मूल भौतिक राशियाँ होती हैं? तो ये होती हैं 7 टाइप की। कौन कौन सी? तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। 7 टाइप्स की होती है फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं,
2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, उन दोनों को छोड़ करके जितनी भी यूनिट बचती हैं वो सारी की सारी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। अब इसको समझिए, द एसआई यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडला, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। विच वन ऑफ द 7 एसआई बेस यूनिट, हमने अभी आपको 7 एसआई यूनिट्स बताई है कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं और वो कौन से तत्व हैं। केवल 2 तत्व जो है कक्षा के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव स्थिति में रहते हैं, तो वो कौन से हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी यानी कि पारा और ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे द्रव स्थिति में रहते हैं। नंबर 9 को पढ़िए, हीरे का अपवर्तनांक है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज, 4 ऑप्शन को दिए गए हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि 2.42 जो होता है वो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू समझिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो 2.417 से लेकर के इसकी वैल्यू होती है 2.419 तक में, इसलिए आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो 2.42, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.42। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला कैसे जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट पता होनी चाहिए और उस सब्सटेंस की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, जिस सब्सटेंस का आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। तो n इज इक्वल्स टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगा, लाइट के, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप लोग कभी यूनिट पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यानी कि अपवर्तनांक की यूनिट क्या होती है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। लाइट की यूनिट अपॉन में लाइट की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, सौर के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सौर पृष्ठ का तापमान। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर सुपर 30 की सीरीज चलाई जा रही है, जो आपको डेली 10 बजे अपलोड कर दी जाती है। इसमें सारे के सारे जो होते हैं मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है, जल्दी से इसको इंस्टॉल करिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो हीरे का रासायनिक गुण क्या होता है, अभी हमने आपको हीरे का अपवर्तनांक बताया, अब यहाँ पे बताइए हीरे का रासायनिक गुण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बहुरंगी होता है, ठीक है। हीरे का जो रासायनिक गुण होता है वो बहुरंगी होता है। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है, आदर्श गैस जो होता है, इतना समझिए कि जो आदर्श गैस होती है उसका समीकरण क्या होता है, तो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि PV इज इक्वल्स टू NRT जो होता है वो आदर्श गैस का समीकरण होता है, जहाँ पे P क्या है तो P प्रेशर है, V क्या है तो V वॉल्यूम है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए, तो देखिए आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो होता है PV इज इक्वल्स टू NRT, जहाँ पे P गैस का दाब होता है, V आयतन है, N जो होती है वो मोलों की संख्या है, R क्या है तो R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और T क्या है तो T जो है ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो जब आप डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हो तो वो बन जाता है कैपिटल T, यानी कि ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि केल्विन में माना जाता है, ठीक है। टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, तो वो यूनिट जो होती है वो उसकी केल्विन ही होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रेटिंग क्या है, कांस्य के मुख्य घटक हैं, यानी कि ब्रॉन्ज के मुख्य घटक कौन से हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, कॉपर तथा टिन जो होते हैं वो ब्रॉन्ज के मुख्य घटक होते हैं। CO को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉपर से, टिन को रिप्रेजेंट करते हैं SN से। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ द कॉपर कॉमनली विथ अबाउट 12 to 12.5% ऑफ टिन, ठीक है। टिन का फॉर्मूला क्या, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टिन को रिप्रेजेंट करते हैं SN से। और जो उसमें एडिशनल ऑफ द अदर मेटल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो एल्युमिनियम, मैग्नीज, निकल और जिंक, ये जो होते हैं अदर मेटल्स होते हैं जिसमें मिलाए जाते हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की थक्का बनने में सहायक विटामिन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पर एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से करिए, ठीक है। तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन K जो होता है वो रक्त की थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। विटामिन K कैसा विटामिन होता है, तो यह वसा में विलय विटामिन होता है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन K कैसा होता है, तो वसा में विलय विटामिन है, कैसा है तो वसा में विलय विटामिन है। आप समझिए कि वसा में कौन कौन सा विलय होता है और जल में कौन कौन सा विलय होता है। तो जल के लिए याद रखिए, जल में विलय होता है B और C विटामिन। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो इसके अलावा होते हैं ADE K। इसके लिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा जो होता है वो वसा में विलय होता है,
और बी सी विटामिन जो होता है वो किस में विलय होता है, तो ये जल में विलय होता है। और के डी ई के वसा में विलय होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि चांदी। चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स अ हायर नंबर्स ऑफ मूवेबल एटम। क्लियर हुआ? हायर नंबर्स ऑफ मूवेबल एटम यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिल्वर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे तो वो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो चांदी जो होती है यानी कि सिल्वर जो होता है उसमें मूवेबल एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, हाई नंबर में होते हैं, इसलिए सिल्वर क्या होता है, तो ये बेस्ट कंडक्टर होता है। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। अपचयन यानी कि रिडक्शन के लिए। क्लियर हुआ? इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। तो देखिए, वात्या भट्टी एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने हेतु और धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के जो टायर होते हैं उनको भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं वायुयान के टायरों को भरने में। क्यों करते हैं? क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी हल्की गैस मानी जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जो धरती के वातावरण या फिर किसी अन्य वातावरण में उड़ सकते हैं। किंतु रॉकेट जो है वो वायुयान नहीं है, क्योंकि उड़ने के लिए इसके चारों तरफ हवा का होना आवश्यक नहीं है। रॉकेट क्या है? तो रॉकेट के लिए वातावरण की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसके चारों तरफ हवा का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम लोग रॉकेट को वायुयान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको लगेगा हीम और ग्लोबिन, इसमें दो चीज़ों से ये मिलकर के बना है। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो आयरन और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं किसमें? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। अब देखिए आयरन का कार्य क्या होता है? तो शरीर को आयरन की ज़रूरत हीमोग्लोबिन बनाने में होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन खून की कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन होता है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को जो होता है पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये हीमोग्लोबिन ही करता है, जो कि पूरे शरीर के संचलन के लिए अहम होता है। ठीक है, तो शरीर को आयरन की ज़रूरत क्यों है? हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो भोजन के द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि कैलोरी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कैलोरी कहा जाता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, सेल्सियस वस्तु के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इसको कहा जाता है एल्टीमीटर। क्या कहते हैं? तो एल्टीमीटर कहते हैं। इसका डायग्राम देखिए और आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? An altimeter is a function in watches that helps to measure the altitude by measuring the atmospheric pressure. The watch is able to measure the altitude above sea level or a relative fixed point and provide the information in either feet or meters. क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अमलगम में रहता है। यहाँ पे अमलगम होगा, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए, होगा अमलगम। ठीक है, तो अमलगम में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पारा जो होता है वो अमलगम में रहता ही रहता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। पारा तथा अन्य धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। केवल ऐसा चीज़ होता है जो लोहा होता है ना, उसको छोड़ करके सभी धातुएं पारे के साथ मिल करके अमलगम बनाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो इन तीनों में सबसे छोटा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और कब की थी? तो 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है जो परमाणु के नाभिक में के साथ पाए जाते हैं और इसे किससे दर्शाते हैं? तो इसको एन से जो होता है डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी स्थिति देख लीजिए। तो देखिए, ये एटम है,
इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और बीच में क्या होता है, तो नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और सबसे छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यदि दो समांतर दर्पण यानी कि प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो उसके बीच में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा यदि दो समतल दर्पण के बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाएगा तो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। मेगोमीटर मापने का एक उपकरण है। मेगर यानी कि मेगोमीटर मापने का एक उपकरण क्या है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन मापता है? तो ये मापता है मेगोमीटर। इसका डायग्राम देखिए और आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। मेगोमीटर और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ओम मीटर यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ये किस टाइप का होता है? तो ओम मीटर की एक स्पेशल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर को मापने के लिए यूज में लाई जाती है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेगोमीटर। आइए हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो मध्य स्थिति यानी कि देखिए मेन पोजीशन है, इसके अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि आयाम। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड उसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जब कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आवर्त काल में जितना अधिकतम परिवर्तित होता है, उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं? तो उसे उसका आयाम कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कल का क्वेश्चन क्या है? अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर करेक्ट था ऑप्शन बी, यानी कि बिना पके फलों के लैक्टस से। किससे? तो बिना पके हुए फलों के लैक्टस से अफीम प्राप्त किया जाता है। ओके, और जो कल की प्रैक्टिस सेट थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 35, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 था कि चूहों के विष में होता है, तो आपका आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन है, यानी कि जिंक फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो चूहों के जिंक में जिंक फॉस्फेट पाया जाता है। आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आज का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? यह हम आपको बता चुके हैं कि भोजन द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है। इसका जो भी आंसर करेक्ट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।